हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि मैं आरपीएससी स्कूल लेक्चररशिप 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका कंप्लीट जीके मेरे यूट्यूब के चैनल पे मैं करवाऊँगी। और तो इसके लिए एक और भी ज़रूरी बात ये बतानी है कि ये जो मैं करवाऊँगी आपको पूरा सिलेबस वो किस फॉर्म में होगा। पूरे के पूरे सीक्वेंस वाइज तो टॉपिक होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आज से हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री का टॉपिक ले लिया पुरातात्विक स्थल। अब पुरातात्विक स्थल को हम पढ़ेंगे कैसे, हम इसके देखेंगे जितने भी PYQ आए हुए हैं पिछले गत वर्षों के अंदर उनको, प्लस उसकी थ्योरी को भी देखेंगे साथ में। पहले हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट। तो थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ेंगे। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थल के कुछ व्याख्या दी हुई है वो देखते हैं। जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय SCL कोलाइल को दिया गया। और श्रेय किसको जाता है? सर्वप्रथम 1871 में किसने किया था इसको स्टार्ट? श्रेय SCL कोलाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य 1831 ईस्वी में प्रारंभ दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा, SCL कोलाइल। ओके, फिर बाद के अंदर अब दूसरा देखते हैं। सरस्वती और दृष्टदंती नदियाँ घटिया आर्यों की प्राचीन बस्तियों का शरण स्थली है और इन ईस्टर्न घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही संरक्षण की उत्कृष्टता से आए थे। वे ओल्धम के मत व कार्य कि वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एनशियट साइट्स एलोंग दी लॉस सरस्वती रिवर रखा। ओरेलिस्टेन ने इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्वे वर्क ऑफ एनशियट साइट्स अलोंग दी लॉस सरस्वती रिवर किसका अर्थ, किसका कार्य था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओरेलिस्टेन। अब बात करते हैं कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे है? तो सबको पता है कि इस कौन सी नदी, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? हमारी जो घग्गर नदी है उसके किनारे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा में सरस्वती और दृष्टदंती नदियों की घाटियों में एक हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है? कालीबंगा का किया गया है। राजस्थान का कौन सा गंतव्य स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो वो है कालीबंगा। फिर बात करते हैं किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो सिंधु सरस्वती का सभ्यता का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कहा जाता है कालीबंगा को। अब कालीबंगा का शाब्दार्थिक अर्थ है तो उसका मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। देखो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़िया के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा सभ्यता को सर्वोत्तम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अमलानंद घोष। सब इसको किसने प्रकाश डाला था उसके ऊपर? जो अमलानंद घोष है उन्होंने डाला था। ओके, अब आगे देखते हैं। अब कुछ डेफिनेशन और देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर यह है इसका मुख्यालय और किस फॉर्म के अंदर है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। कब की थी? 1951 और 52 में की थी। में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की। उसकी पुनः खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। तथा इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य बीबी लाल, बीबी के थापर, श्री MD खर्रे के श्रीवास्तव
MP श्रीवास्तव ने करवाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये जो RC अग्रवाल है यह नहीं है। बाकी सारे नाम हमने ऊपर व्याख्या के अंदर देखे हैं, जैसे कि BB लाल भी है, BK थापर भी है, MD खर्रे भी है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे। तो BB लाल के सहयोगी कौन नहीं थे? त्रिपाठी नहीं थे। बाकी ये सारे के सारे थे MD खर्रे, SP जैन, KS श्रीवास्तव। अब देखते हैं प्रोफेसर नंदन घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? 1952 में उन्होंने क्या की थी? पुनः खोज की थी। कालीबंगा स्थित स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? तो ऊपर हमने व्याख्या के अंदर देखा था कौन सी दिशा में, वो दक्षिण और पश्चिम के अंदर स्थित है। फिर देखते हैं कि किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने इसका उत्तरदायित्व संभाला था। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो जो कालीबंगा का उत्खनन का कार्य है ना, वो कितने में? 5 स्तरों के अंदर किया गया था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, जो हड़प्पा सभ्यता है उससे भी प्राचीन है। वही तीसरे व चौथे 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी? प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब बात करते हैं कि किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? दशरथ शर्मा ने कहा था। किसको? कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से जुटे हुए खेत के जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख्य वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मड़ियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल, अंडाकार कुआं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुटे हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भारत में मिले। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई है। कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये मिला है दक्षिण और पूर्व में। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो कालीबंगा के अंदर क्या मिली थी? अग्नि वेदिकाएं मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो वो है हमारा कालीबंगा। अब बात करते हैं प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति किससे प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से हुई थी। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई? तो 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो जो लोहा के उपकरण है वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर नहीं मिले थे। बाकी मिट्टी की ईंटों के घर है, दुर्गीकरण है, अग्निकुंड है, ये सब मिले थे। फिर कौन सा पुरावेश कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो जो शैल चित्र है वो कालीबंगा से संबंधित नहीं है, बल्कि दुर्गीकरण, अग्निवेद, मर्दमान सारे के सारे संबंधित है। फिर कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो ये जो प्राक हड़प्पा अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं ये गलत है। बाकी कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियोटिस्टोरी ने की थी। विकसित हड़प्पा में अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, मिट्टी और ईंटों से बने हुए हैं। व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भटिया और कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थानी
राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। हरियाणा में राखी गढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे व अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े अपेक्षाकृत निचले टीलों को नगर क्षेत्र। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से सुरक्षित किया गया है। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा विभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल पर नहीं मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। फिर बात करते हैं कि सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त कीलबंदी के अवशेष मिले कालीबंगा के अंदर। फिर कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो कि प्राप्त हुए हैं। फिर बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं जौ का प्रयोग करते थे। चना बाजरा सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांस्य का दर्पण, हाथी दांत, सोने व मूंग व सीपों के आभूषण भी मिले हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। एक सेकंड। किस साक्ष्य कालीबंगा के पूर्वस्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो चावल के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, बाकी गेहूं बाजरा हाथी की कंगी ये सब प्राप्त हुए। राजस्थान के किस स्तर से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की इस सुंदर ज्यामिति की डिजाइनों से सजाया गया है? तो कालीबंगा। फिर बाद में बात है इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मर्द भांडों को उनके आकार बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्योमितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कोट डिग्गी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। हड़प्पा का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। ये हड़प्पा आहड़ जो सभ्यता है वो स्टार्ट हो गई है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर अथवा अघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो आहड़ को कहा जाता है। ठीक है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। फिर है आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो अघाटपुर के नाम से जानी जाती है। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो बताया मैंने आपको किसको जाना जाता है, आहड़ को। आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण बर्तन काले व लाल रंग के मर्द भांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेडवेयर कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। आहड़ सब इसकी व्याख्या देखते हैं। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतनचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। 61-62 में से हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन व द्वितीय कालखंड लोहयुगीन सभ्यता के द्योतक है। कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो जो ये आहड़ है वो SP जैन ने नहीं किया था, बल्कि बैराट में से जो संबंधित है वो दयाराम साहनी है। कालीबंगा से एक घोष है। बागार से VN मिश्रा है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो ये जो हमारे HD सांकलिया है उसमें इनके नेतृत्व में हुआ था। आहड़ सभ्यता स्थित है कहाँ पे है? ये बनास के अंदर है। उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ बेड़ज नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी सभ्यता बनास संस्कृति भी कहा जाता है। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है ताम्रपाषाण युग से। सभ्यता राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़ज गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो वो है आहड़। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं?
उदयपुर के अंदर मिले हैं इसके अवशेष। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो जो आहड़ सभ्यता है उसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा जो लोथल है वो नहीं है। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। और गिलुंड, ओझियाना, बालाथल ये सारे ऐसे 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समय के गांव में पाए गए। वह गांव है आहड़। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। अब इसमें सही कथन चुनना है जो कि है फोर्थ। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अहसक तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। वो क्या करते हैं? तांबे को गलाते थे और उस साथ में क्या करते थे? तांबे के जो उपकरण है, वस्तु है, वो बनाते थे। कुछ डेफिनेशन देखते हैं इसकी। आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन काले व लाल रंग के मर्द भांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय आवश्यक तांबे को गलाने तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है जिससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टियों से बनी हुई थी जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बाकी ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये सब ऐसे ही है। सही कथन चुनिए। तो जो वो सही है वो है हमारा 1 भी है, 3 भी है और 4 भी है। जो गलत है इसमें सिर्फ वो एक, वो है 2। वो चावल से परिचित नहीं थे, जबकि ये गलत है। आहड़ के जो लोग हैं वो चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं, इस कारण से। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन रोंग है? तो जो मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये इसका जो आंसर है वो गलत है। बाकी ये आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है। ठीक है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। आहड़वासी दीवारों एवं नींव को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आहड़ के आवासीय भवन ईंटों से निर्मित थे। तांबे के उपकरण की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले व लाल रंग के मर्द भांड कहा जाता था। अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। कौन से वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो जो विचित्र घुसर मर्द भांड है ये सारे इससे संबंधित नहीं है, जबकि चावल, तांबे की वस्तु है, कृष्ण लोहित मर्द भांड ये सारे के सारे संबंधित है। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीन साक्ष्य किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। काले और लाल रंग के मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है जो आहड़ है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल काले मर्द भांड। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता है? आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार, चावल सभी से जो है वो परिचित है। तो इसका क्वेश्चन पे क्या लगा हुआ है? स्टार मार्क लगा हुआ है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? लेपिस लाजुली, जो कि किसका संकेत देती है? बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुए हैं। 2 मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्न में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। आहड़ के मकान में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घरों में 1 के साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? वो चांदी से परिचित नहीं थे।
इसकी डेफिनेशन भी है। आर्डवासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। गणेश्वर सभ्यता, अब ये नेक्स्ट सभ्यता आ गई है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। नीम का थाना जो कि पहले सीकर के अंदर था, अब नीम का थाना अलग जिला बन गया है। गणेश्वर, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं ताम्र युगीन यह स्थल नीम का थाना जिले पूर्व सीकर जिला में कांटली नदी के पर स्थित था। कांटली नदी जो खंडेला से गुजरती है। इसका उत्खनन 1970 में RC अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया था। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 1800 ईसा पूर्व है। यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी माना जाता है? तो जो हमारी गणेश्वर सभ्यता उसको माना जाता है। प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि है गणेश्वर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जो कांटली नदी है उसके किनारे यह स्थित है। कांटली नदी पर कौन सी सभ्यता स्थित है? हमारी गणेश्वर सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? जो RC अग्रवाल उन्होंने की थी। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? जो तो ताम्र का से युग से संबंधित है। किस सभ्यता को मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है उसमें मकान व बस्तियों के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं हुआ है? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते हैं। यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। ईंट का यूज होने वाले ऐसे कोई भी एविडेंसेस यहाँ पे नहीं मिले हैं। यहाँ सभ्यता संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी, पेचदार शेरा वाले ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुई हैं। गणेश्वर में मिट्टी के कपिशवाणी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी की विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्दबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं? गैरिक मर्दभांड है। सुम्मिलित रोंग है, जो रोंग में इसको हमको आइडेंटिफाई करना है, जो कि है थर्ड। गणेश्वर काले चमकीले मर्दभांड नहीं है। जो कालीबंगा उसमें दुर्गीकरण है। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। बेराट बौद्ध विहार। नेक्स्ट देखते हैं। अब देख रहे हैं बेराट सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता आ गई है। प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की। जो बेराट है वो मत्स्य राज्य की क्या थी? राजधानी थी। व्याख्या देखते हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान बेराट, कोटपुतली, बहरौल जिले में बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुए। बेराट से संबंधित नहीं है। जो रावजी की पहाड़ी है वो संबंधित नहीं है। भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, ये सब बेराट से रिलेटेड है। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? बेराट में रही है। कौन कौन शामिल थे इसमें? दयाराम है, नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण वारी वारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंटों के चूने पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बेराट में। निम्न में से कौन सा मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर की हिस्सों तक फैला हुआ है? इसका आंसर है विराट नगर। भीम डूंगरी, गणेश्वर डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर भी हमारा वही है। क्या? बेराट। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो विराटनगर का प्रथम उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है। फिर बाद में हम बात करते हैं किसकी? निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में AR बनर्जी AKN दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो उसका है बेराट। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट
सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं व 28 इंडो ग्रीक, जिसमें 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट के अंदर। निम्नलिखित में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? बेराट। ठीक है, अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट पेज। सही कथनों को चुनिए, राइट को हमको चुनना है, तो इसका जो सिर्फ दूसरा जो है ना वो सही है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थी। किसका हिस्सा थी? मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थी। बाकी जो फर्स्ट है वो गलत है। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? जो बेराट है उसके अंदर जो सम्राट अशोक हैं उसके कितना शिलालेख हैं? 2 शिलालेख है। डेफिनेशन देखते हैं। बेराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ शिलालेख, बाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ियाँ पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बट द्वारा यहाँ बाबरू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मणी लिपि में बुद्ध धम्म संघ के 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, महाभारत के सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से मिले हैं। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 अशोक शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बट ने। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? अलवर के निकट बेराट व भरत के निकट नोह में। डेफिनेशन देखते हैं। बेराट की भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीमताल कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। बेराट बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्य ग्रह, रहस्यमयी शंख लिपि के प्रमाण, बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी मिले। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बीजक पहाड़ी। गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख प्राप्त हुए हैं बेराट से। 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के काल राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहा जाता है बेराट को। किस पूरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? बेराट के जो लोग थे वो वस्त्र बुनाई की तकनीकी से क्या थे? परिचित थे। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बेराट से। प्राचीन काल में विराट नगर नाम से प्रसिद्ध बेराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मर्दभांड पर त्रिरत्न व स्वस्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ अपने ढंग का अकेला शिलालेख जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकें के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपनी अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? मत्स्य से। किस पूरा स्थल पर विचित्र शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बेराट। वर्ष 1990 में बेराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शिलाश्रय में अनेक शिलाचित्र खोजे गए हैं। शताधिक शिलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन श्री बीबीलाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया था। यहाँ स्थित मौर्य नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से है। यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलुंड में काले एवं लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग के। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल
स्थित है। राज्य संबंध, गिलुंड और भगवानपुरा किस संबंध से स्थित है? आहड़, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। नवपाषाण संस्कृति, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है? आभानेरी, जो कि किससे संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, जबकि रोजड़ी, भगवानपुरा और गिलुंड ये सारे के सारे आभानेरी जो है वो किससे है रिलेटेड है? दौसा से। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। बालाथल उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बड़स नदी के निकट वल्लभनगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष 1953 में प्राप्त हुए। वीएन मिश्रा के नेतृत्व में उत्खनित तथा इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्णफूल हार, मणिमूर्तियां व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरे वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। योगी मुद्रा में शवाधान प्राप्त हुआ है। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। 11 कमरे वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया जाता है? बालाथल। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ है। राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है? बालाथल। तो पुरातात्विक स्थल नदी में सुमलित नहीं है, और जो ये बालाथल कांतली है वो सुमलित नहीं है। जोधपुरा साबी के अंदर है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। ओजियाना जो है वो खारी के नदी के किनारे। दुर्गीकरण के पुरावेश किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से संबंधित है? बालाथल। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है? बालाथल। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतिया का टीला डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में 1967 में उत्खनित किए गए। इस स्थल से प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है। बागोर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। और क्वेश्चन दीजिए। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिशन ने बागोर के उत्खननकर्ताओं से एक थे। इसका जो फर्स्ट जो है वो सही है, दूसरा गलत है। फिर बात करते हैं बागोर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। नदी कौन सी है? कोठारी। प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? महासतिया। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बागोर। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? बागोर। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता था। रेड टोंक। रेड सभ्यता प्राचीन सभ्यता का टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो विनाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्का का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। 1938-39 ईस्वी में दयानंद साहनी तथा 1938-40 ईस्वी में इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया था। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल अनुसंधानकर्ता रेड टोंक में स्थित है? नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट का सिक्का प्राप्त हुआ है? रेड के उत्खनन में 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के भी पाए गए हैं। रेड से आहत मुद्रा के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के, 1 अपोलोडोट का सिक्का, 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडो सेसेनियन सिक्के प्रमुख है। रेड के उत्खनन में
यवन सिक्कों के में यूनानी शासक अपोलोडोर का एक खंडित सिक्का मिला है। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर टोंको। नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज करीब 150 साल पहले अंग्रेज पुरातत्ववाद एसीएल कोलायल ने की थी। यहाँ 2200 साल पहले ऐसा नगर था जिसमें हजारों लोग रहते थे। यह संभवतः तत्कालीन मालवा राजधानी थी। इस स्थल का प्राचीन नाम करकोटा या कारकोट नगर था। कोलायली को यहाँ ऐसे सिक्के भी मिले थे जिन पर नागवाह महाजया और नागवाह जया लिखा था, इसलिए इस शहर का नाम नागवड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में हाथ मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर के.एन. पुरी के निर्देशन में हुआ है। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोंक के अंदर। पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? भीलवाड़ा एवं पाली। पुरातात्विक स्थल बागौर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में तथा नाडोल पाली जिले में स्थित है। किस स्थल को जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? नोह। भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर स्थित नोह गांव में 1963-64 ईस्वी में रतन चंद अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई में कपिशवाणी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्रस्तर को विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर मौर्य कालीन पॉलिश है। यहाँ की खुदाई से एक स्थान से 16 रिंगवेल मिले हैं। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? 9 है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? जोधपुरा। साबी नदी के किनारे कोटपुतली बहरौर जिले पूर्व जिला जयपुर के ग्राम जोधपुरा के प्राचीन टीले की खुदाई 72-53 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा R.C. अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर तीसरे स्तर से लोह निर्मित वस्तुएं प्राप्त किया गया है। इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में करना प्रारंभ किया था। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध हुआ था? पीरियड 3 के अंदर। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? जो जोधपुरा है वो साबी नदी के तट पर स्थित है। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? ओजियाना। ताम्रयुगीन आहट संस्कृति से संबंधित ओजियाना पुरातात्विक स्थल ब्यावर जिले पूर्व भीलवाड़ा के बदनौर में खारी नदी पर स्थित। यहाँ बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में उत्खनन करवाया है। यहाँ से प्राप्त गाय की लघु मेणकर्ती मणमूर्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थल पहाड़ी पर स्थित है जबकि आहट सभ्यता के अन्य स्थल नदी में पनपे थे। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? भीलवाड़ा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि वर्षों के द्वारा किया गया था? 2000 से 2001 तक। रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्ववाद के निर्देशन में उत्खनन किया गया था? हन्नारीड। रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर स्थल पर खुदाई का कार्य 1952-54 में डॉक्टर हन्नारीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा शुरू किया गया। यह खुदाई से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन तथा 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था तथा यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। रंगमहल स्थित है कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? चावल की। लूणी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य पुरापाषाण युग। इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। व्याख्या। सन 1976 में डॉक्टर ओलीचंद एस गौड़ी व KTS हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर के मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण काल के औजार लूणी और उसकी सहायक नदी के गाठियों से भी प्राप्त हुई थी। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल किस युग से संबंधित है? पुरापाषाण युग से। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू।
सुनारी नीम का थाना जिले पूर्व झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के पास स्थित स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है। खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क लोहा से बनाने की भट्टियां के अवशेष मिले हैं? सुनाड़ी। भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र आरसी अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? जालोर। भीनमाल जालोर की सभ्यता का उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई है? भीनमाल। अब आगे देखते हैं। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण। 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हाड़ौती के घने जंगलों और पथरीली कंदराओं में शिला चित्रों की खोज की थी। हालांकि संदर्भिका राजस्थान सुजस प्रश्न 1947 के अनुसार हाड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का काम सर्वप्रथम वर्ष 1953 में पद्म श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया। उन्होंने कोटा के निकट आलनिया नदी के किनारे चट्टानेश्वर मंदिर के पास 5 समूहों में 35 शिलाश्रय खोजे जिनमें प्रागैतिहासिक एवं अन्य काल के चित्र पाए गए। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। माध्यमिका वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया। मध्यपाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। पुरापाषाण के उपकरण चित्तौड़गढ़ जिले के बनास बेड़च नदी तंत्र के वागन और कादमली नदी घाटियों तथा कोटा में चंबल नदी घाटियों में पाए गए। 1870 सीए हैकेट ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की हैंड एक्स की खोज की थी। 1977 ईस्वी में सीएल हैकेट द्वारा सर्वेक्षण कार्य जयपुर और इंद्रगढ़ में किया गया। हैकेट ने यहाँ से क्वार्टजाइट से बनी हुई पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी सर्वप्रथम प्राप्त की। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोज की? जयपुर और इंद्रगढ़। राजस्थान के किस जिले में डेढ़कर शैलकला पुरास्थल है? अलवर जिले के डेढ़कर शैलकला पुरास्थल से 7000 वर्ष पुराना शैल चित्र प्राप्त हुआ है। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का गांव कुराड़ा डीडवाना कुचामन जिले पूर्व में नागौर की परबतसर तहसील में स्थित कुराड़ा ग्राम सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 में उत्खनन किया गया था। अब इसमें से सही का करना है हमको। निम्न में से कौन से स्थल लघुपाषाण युग से संबंधित है? सोजत धनेरी तिलवाड़ा सारे के सारे संबंधित है एक गणेश्वर को छोड़ के। जहाँ ढोल उदयपुर कुराड़ा नागौर सामानी बीकानेर नंदलालपुरा जयपुर में क्या सामग्री थी? ताम्र उपकरणों के भंडार थे। निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता है। लोह भरतपुर जोधपुरिया कोटपुतली सुनाड़ी जूझनी इनमें क्या है? ताम्र लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है। कौन सा ताम्रपाषाण स्थल है? तो इसका आंसर है आहड़। फिर बाद में हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? तो इसका आंसर है हमारा बागौर और तिलवाड़ा। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो है बानगढ़। फिर बात करते हैं हम ताम्र युगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब बात करते हैं राजस्थान पुरातात्विक स्थल एक दृष्टि के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं कुछ काल के अंदर। सबसे पहला है पुरापाषाण काल जो क्या है 24,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और ये स्थल कहाँ था? डीडवाना में। सबसे प्राचीन जायल नागौर बानगढ़ अलवर इंद्रगढ़ बूंदी और दर भरतपुर। और उपकरण क्या है? हैंड एक्स चॉपर चॉपिंग क्लीवर गंडासा। जीवन शैली क्या थी? यायावरी जीवन आखेटक खाद संग्राहक आग से परिचय।
नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक था। और इसका स्थल कौन सा था? बागोर, भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड़ा, सोजत, दनेरी। और उपकरण क्या थे? स्क्रैपर, पॉइंट, सूक्ष्म पाषाण युग, माइक्रोलिथिक। इसकी जीवन शैली कैसी थी? पशुपालन सीखना, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। नेक्स्ट है नवपाषाण काल, नियोलिथिक, 5,000 ईसा पूर्व, आहड़, उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद, कालीबंगा, हनुमानगढ़। और उपकरण क्या थे? सेल्ट, वसूला, कुल्हाड़ी। जीवन शैली क्या थी इसकी? बस्ती में स्थायी जीवन, पहिए का आविष्कार, चाक निर्माण। पाषाण काल, स्टोन एज जिसे हम कहते हैं। स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे? बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा जो है बालोतरा में उपयुक्त। और औजार कौन कैसे थे? विविध उपकरण। जीवन शैली कैसी थी? कृषि कार्य, मर्द भांड कला व ताम्र से परिचय। फिर नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल, कॉपर स्टोन एज। ये कौन कौन से हिस्से जाते हैं इसके अंदर? आहड़, जाडोल, बालाथल, उदयपुर, नंदलालपुरा, किराडोत, चिथवाड़ी, उदयपुर, साबनिया, पुंगल, बीकानेर, बुड्ढा पुष्कर, अजमेर, कुराड़ा, पर्वतसर, डीडवाना, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़, मलाह, भरतपुर, ओजियाना, ब्यावर, बेणेश्वर, डूंगरपुर, गणेश्वर, नीम का थाना आदि विविध उपकरण है यहाँ पे। और जीवन शैली कैसी थी? स्थायी जीवन शैली थी। नेक्स्ट है आयरन एज, जिसे लोह युग बोलते हैं। नो है जो भरतपुर में है, सांबर, जयपुर ग्रामीण में, सुनाड़ी खेतड़ी के अंदर, रेड नगर, नेनवा, टोंक के अंदर है, बीनमाल जालौर में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, जोधपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड। विविध उपकरण है। और इनकी जो जीवन शैली थी वो कैसी थी? सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग किया था, उसके बाद कांसे तथा सबसे बाद में लोहा का प्रयोग किया था। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसके बाद में हम कल इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम कंटिन्यू हमारी स्टडी को रखेंगे और आप भी कंटिन्यू बने रहे ताकि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सके। ओके, बाय।